हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे पास चैप्टर के होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे परमाणु संरचना। और अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बात करें तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये एसएससी का कोई भी एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर से उठाए गए हैं। वो चैप्टर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो देखिए, बड़े ही ध्यान से इन्हें देखेंगे और हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर समझ बनानी है, क्वेश्चन को करने के साथ साथ आंसर पता होने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि आंसर क्यों आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कह रहा है जब दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन्स द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा है ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा घटेगी, ठीक है, या सेम रहेगी, या फिर कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो देखिएगा, जब भी बॉन्ड बनता है किसी भी परमाणु के बीच में, जब भी आबंध बनता है, जब भी दो चीज पास में आती है उनमें बॉन्ड बनता है, तो हमेशा जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आएगा, एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एनर्जी क्या होने वाली है आपके पास, एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। तो ये हो गया आपके पास कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो उन दोनों एटम्स की जो एनर्जी है जो सिस्टम की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, एनर्जी जो है वो घटती है। ये ध्यान रखना। देखिएगा, मान लो ये हमारे पास एक एटम ए है, मान लो ये हमारे पास एक एटम बी है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो ये पास में आए, और जब ये पास में आए तो इन दोनों ने ओवरलैप किया और इनकी एनर्जी क्या हो गई, इनकी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सिस्टम की जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, घट गई। ये ध्यान रखना आप। तो जब भी दो एटम बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी डिक्रीज होती है। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, ये आपके सामने, what can be the maximum number of electron present in the orbit indicated by the orbital number n। अब हिंदी में देखिएगा क्या कह रहा है, पहले देखिएगा दोबारा से पढ़ो कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में जिसका ऑर्बिटल नंबर क्या हो, n हो। मतलब आपको सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला पूछ रहा है। किसी भी कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो देखिएगा, अगर आपको याद हो, मैं आपको बताती हूं, जैसे कि आपको क्लास में समझाया कि हमारे पास चार सेल हैं, कौन कौन सी, के, एल, एम और एन। और हम बोलते हैं इसके लिए एन की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4। और इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों, 2n² से निकालते हैं। तब हम कहते हैं के में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18 और एन में होते हैं 32। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी, 2n²। तो किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो हम 2n² से कैलकुलेट करते हैं। और ये रहा हमारे पास n नंबर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 8। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 18। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है 2n²। और इस फॉर्मूले को कहा जाता है बोहर-बरी स्कीम। क्या कहा जाता है इसे, इस फॉर्मूले को कहा जाता है बोहर-बरी स्कीम। बोहर और बरी, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके ये रूल दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं बोहर-बरी स्कीम। तो किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, 2n² से, और इसे क्या कहा जाता है, बोहर-बरी स्कीम कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन क्या करें, एटॉमिक रेडियस इज यूजुअली मेजर्ड इन व्हाट यूनिट। कह रहा है परमाणु त्रिज्या किस इकाई में मापी जाती है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से सुनिएगा, एटॉमिक रेडियस इज यूजुअली मेजर्ड इन व्हाट यूनिट। परमाणु त्रिज्या किस इकाई में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या की बात हो रही है, एटॉमिक रेडियस बोले तो क्या, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है ये कह रहा है आपको। तो देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है फर्मी, ऑप्शन बी कह रहा है मिलीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी कह रहा है माइक्रोमीटर। आपको आंसर देना है, क्या आएगा। परमाणु त्रिज्या की बात हो रही है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस किस यूनिट में मापी जाती है। तो देखिएगा, अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, ध्यान रखना। अब देखिएगा, इसको हिंदी में भी आप ऐसे ही कहेंगे, ये होता है एंगस्ट्रॉम।
और इसमें मापी जाती है। एटम की रेडियस जो है वो हमेशा किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। और फर्मी, ये जो फर्मी दिख रहा है इसमें किसकी रेडियस मापी जाती है? न्यूक्लियस की रेडियस मापी जाती है। कुछ बच्चों के आंसर में ये सोच रहे होंगे कि फर्मी आएगा। फर्मी में नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। किसकी त्रिज्या मापी जाती है? नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है, ये ध्यान रखना। ये इसीलिए इन्होंने ऑप्शन ए में फर्मी दिया है। बहुत सही है, जब क्वेश्चन देते हैं ना ताकि बच्चों के दिमाग में सीधा ही फर्मी आए, ऑप्शन ए टिक कर दें, सी तक पहुंचने ही नहीं देते और फिर आके कहेंगे हमने तो क्वेश्चन ठीक किया था। गलत कैसे हो गया? तो हमारे पास क्या कह रही हूं मैं आपको, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है और न्यूक्लियर रेडियस नाभिक की जो त्रिज्या है वो किस में मापी जाती है? फर्मी में मापी जाती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 की पावर -15 मीटर के। ये भी ध्यान रखना, एक फर्मी कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -15 मीटर के। अगर मैं बात करूं एक एंगस्ट्रॉम, तो ये होता है 10 की पावर -10 मीटर के। किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के। अगर मैं बात कर लूं एक नैनोमीटर, तो ये होता है 10 की पावर -9 मीटर। अगर मैं कहूं आपको एक पिकोमीटर, तो ये होता है 10 की पावर -12 मीटर। और अगर मैं आपको कहूं आपके पास 1 माइक्रोन, तो ये होता है 10 की पावर -6 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 माइक्रोन, ये जो है ये आपके पास है बच्चों माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वैल्यू थी। तो परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? फर्मी में। अब देखिएगा, ठीक है, कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो कितनी होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, तो वो होती है 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर। समझ में आई बात? और एटम की जो रेडियस होती है आपके पास, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। इसीलिए ये तो मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में और न्यूक्लियस की रेडियस किस में मापी जाती है? फर्मी में मापी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस की रेडियस एटम की रेडियस से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। तो क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया कि परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है, तो आप कहेंगे फर्मी में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10 की पावर -15 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कितनी होगी? 10 की पावर -10 मीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या करें। डैश फाउंड इन ऑल एटम फिक्स्ड और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो सभी परमाणुओं में होता है और उस पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। चलो जी बताओ, ठीक है, कि परमाणु में कौन सा तत्व ऐसा है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है? ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटॉन, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी कह रहा है फोटॉन्स। चलो जल्दी बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। क्लास में मैंने बहुत बार आपको ये चीजें समझाई हुई है कि परमाणु के अंदर 3 आधारभूत कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसने कौन से वाला पूछा है कि कौन सा एटम होता है जिसपे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, अगर मैं आपके पास बात कर लूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और अगर बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इस पर कोई आवेश नहीं होता। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? तो हम बोलेंगे जे थॉमसन। क्या बोलेंगे जी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की भाई? तो प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तब हम आंसर करेंगे क्या? गोल्डस्टीन। क्या आंसर करेंगे? गोल्डस्टीन। ये ध्यान रखना, रदरफोर्ड और फिर आपके पास क्या? गोल्डस्टीन। अगर पूछ ले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। किसने की? जेम्स चैडविक।
तो ये 3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं आपसे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया? रदरफोर्ड ने। अगर रदरफोर्ड आंसर में नहीं है तो आप क्या कहेंगे? गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नहीं तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक। किस पर नेगेटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर। किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिएगा, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे ऑप्शन के साथ अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उससे और भी क्वेश्चन जनरेट कर सकें। उसके बाद देखिएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है? ए प्रोटॉन डैश इज द सेम। कह रहा है प्रोटॉन किसकी तरह सेम होता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस ऑफ द इलियम, इलियम के नाभिक की तरह। द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की तरह है। एन अल्फा पार्टिकल, कह रहा है अल्फा कण की तरह। और ए बीटा पार्टिकल, कह रहा है बीटा कण की तरह। चलो जी, आपके पास क्या पूछा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को जोड़ करके पूछा है कि प्रोटॉन जो है वो किसकी तरह सेम होता है। आपसे पूछा प्रोटॉन किसकी तरह सेम होता है? हीलियम की नाभिक की तरह, ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की तरह, ये कह रहा है अल्फा कण की तरह, और ये कह रहा है बीटा कण की तरह। पहली बात सुनिएगा, जो प्रोटॉन होता है इस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन पर? पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हम हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? H पॉजिटिव को ही बोलते हैं। तो देखिएगा, अब हाइड्रोजन आ गया तो प्रोटॉन तो किसकी जगह जैसा होगा? द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की तरह होगा। अब हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो हीलियम हमारे पास ये होता है 2 4, ये होता है हीलियम। और हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन। ये मैं क्या लिख रही हूं आपको बहुत डिटेल में बताया कि ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं अल्फा कण क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और ये होते हैं हीलियम 2 4 2 पॉजिटिव। ये होता है भैया आपके पास अल्फा कण। अल्फा कण पर हमेशा धन आवेश होता है। अल्फा पार्टिकल आर 2 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, ये भी आप रख सकते हो। बीटा कण क्या होता है? तो बीटा पार्टिकल होता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। किसकी तरह है? इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इस पे तो होगा नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ कि जो प्रोटॉन होता है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की तरह होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव को हम नॉर्मली प्रोटॉन ही बोल देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। और हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप होता है उसे बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटियम। तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। Which of the following determines the chemical property of an element? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के रासायनिक गुणधर्म को बताता है? ये पूछा इसने। Which one of the following is determined the chemical property of an element? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्वों के गुणधर्म को बताता है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो, कह रहा है सभी के सभी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है, तत्व जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताता है, रासायनिक गुण बताता है। सबसे पहली बात करती हूँ एलिमेंट की। तो ये एलिमेंट टर्म किसने दी? तत्व शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया। किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने दिया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, एक होती है उसकी न्यूक्लियस प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा इलेक्ट्रॉन बताता है और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी हमेशा न्यूक्लियस बताता है। तो इसने पूछा केमिकल प्रॉपर्टी कौन निर्धारित करेगा, रासायनिक गुण कौन बनाता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है तो उसमें से क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं कि इसके रासायनिक गुण को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे? जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम बोलते हैं हमारे पास सोडियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये आपको मैंने क्लास में सिखाया। तो आपके पास क्या था, 281। तो हम सब जानते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Na पॉजिटिव बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ही किसी एलिमेंट की क्या
बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको कहा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या होता है, मेटल होता है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे भाई, जो इलेक्ट्रॉन खो देता है उसे धातु कहते हैं। तो आपने किस आधार पे बताया कि ये धातु है, इलेक्ट्रॉन के गुण के आधार पर ही तो बताया है। तो किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बोल दो या केमिकल प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही बात होती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6 मंथ। कह रहा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका अर्ध जीवन काल 6 महीने है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका अर्ध जीवन काल कितना है, 6 महीने है। अर्ध जीवन काल को हम ऐसे लिखेंगे टी ऑफ, कितना दे रखा है आपको, 6 मंथ दे रखा है, 6 महीने है। अब बात आती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। ये होते हैं अनस्टेबल सब्सटेंस, अस्थायी तत्व को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। अनस्टेबल एलिमेंट, अस्थायी तत्व को। अनस्टेबल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट हमेशा अपने में से अल्फा, बीटा और गामा कण रिलीज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और अपने में से अल्फा, बीटा और गामा कणों को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। The 3/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिके, कह रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका 3/4 कब डिके होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास जो इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, वो कितनी थी, स्टार्टिंग में n नोट थी। कितनी थी आपके पास, n नोट थी। शुरू में आप जो पदार्थ लेकर के चले थे वो हमारे पास कितना था, n नोट था। कह रहा है इसका हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा आपको, 6 महीने दे रखा है। मतलब ये आधा जो डिके हुआ, मतलब n नोट बाय जब 2 हुआ तो ये कितने महीने लगे, इसको 6 महीने लगे। तो कह रहा है इसका 3/4 होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्या पूछा इसने कि इसका 3/4 होने में कितना टाइम लगेगा। और आपके सामने ऑप्शन ए है 6 मंथ, ऑप्शन बी है 10 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ, ऑप्शन डी है 24 मंथ। कह रहा है भाई 6 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे और कितने लगेंगे आपके पास 24। ये 24 आना था, ये वाला 4 नहीं भाई, ये वाला 4 आएगा, 24 महीने लगेंगे। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताओ फटाफट, वो क्या होगा भाई। देखो 6 महीने में ये आधा डिके हो गया, तो ये 3/4 डिके कब होगा, तो ये आपके पास होगा 12 मंथ्स में। इसमें कितने महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा धन आवेशित नहीं है, ध्यान से सुनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड, निम्नलिखित में से कौन सा धन आवेशित नहीं है। अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण मैंने आपको बताया था हीलियम का नाभिक होता है, इस पर 2 इकाई पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता ही है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस चाहे कोई भी हो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस ऐसा होता है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की, तो क्या कहोगे, रदरफोर्ड ने। किसने की, रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की खोज की। निम्नलिखित में से किसको न्यूट्रॉन की खोज का क्रेडिट जाता है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, सी है जे थॉमसन और डी है जेम्स पी जूल। तो बताओ जी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहा है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता ही चुकी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं बात करूं जे रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है, तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की है, ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की है। किसकी खोज की है, प्रोटॉन की, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज की है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है इतनी बात, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो उस क्वेश्चन का डिटेल अगर आप पढ़ के चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डैश पेयर्स ऑफ आइसोबार। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आइसोबार हैं। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया आइसोबार किसे कहते हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आइसोबार है, या फिर आपको कह रहा है कौन सा जो है ना वो समबारिक है। क्या बोलोगे हिंदी वाले बच्चों, भाई क्या बोलोगे, कौन सा जो है वो समबारिक है। समबारिक क्या होता है, जिसका बार क्या हो, समान हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोबार। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोबार है, कौन सा समबारिक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो हाइड्रोजन आपके पास क्या होता है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रहा हीलियम।
फर्स्ट 20 एलिमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। आइसोबार वो होते हैं भाई जिनका एटॉमिक मास सेम हो, जिनका एटॉमिक मास, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो। अब यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है। ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन, कैल्शियम तथा आर्गन, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा आर्गन, क्योंकि आर्गन ये होता है 1840 और कैल्शियम होता है 2040। अब ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट मैंने बहुत अच्छे से याद करवाए थे, उनके एटॉमिक नंबर भी, उनके एटॉमिक मास भी। तो ये रहा आइसोबार क्या होता है, जिनका द्रव्यमान सेम। तो देखो इसका एटॉमिक मास भी 40 है, इसका एटॉमिक मास भी 40 है, तो ये आपके पास क्या है, आइसोबार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपके पास क्या है, समभारिक है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये टोटल आपके पास 60 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी लर्न विद सरीना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहना और आप इन चीज़ों को समझते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।